हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे बच्चों। तो पिछली क्लास में जो मैंने आपको करंट के बारे में पढ़ाया था, एक बेसिक इंट्रोडक्शन, वो आप पढ़ कर आए होंगे। और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको एक काम दिया था कि जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वो आप लोग पता करके आना। तो आई होप आप पता करके आए होंगे। चलो अपन इसके आगे की कहानी की देखते हैं, चर्चा करते हैं। देखो, मैं आपको बता दिया था कि अगर मान लो आपके पास एक वायर है और उस वायर के अंदर अगर इधर इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 × 10⁻23 जा रहे हैं, और मैंने पूछा कि भाई इधर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो आप कहोगे कि सर इधर से कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये बताओ आप पहले। मैंने कहा इधर से ऐसे जा रहे हैं तो सर इसमें से ये इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। मान लो मैंने कहा कि इधर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो 3 × 10⁻23 है, तो बताओ इधर कितना होगा। तो आप कहोगे कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लो इधर से ऐसे आ रहे हैं तो इधर से 6 × 10⁻23 आए, इधर से 3 × 10⁻23 आए, तो इधर जाएंगे 9 × 10⁻23। और अगर मैं कहता हूँ कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ आए थे, उनमें से इतने इधर चले गए, तो रिमेनिंग इधर जाएंगे। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, यानी जो इसी से जो करंट की डायरेक्शन आती है, एक्चुअल में इसके अपोजिट होती है, वो अपन आज देखेंगे कैसे। तो एक्चुअल में जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, उस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक्चुअल में यहाँ पर एक नेसेसरी नीड है। तो एक करंट जो होता है उसके लिए भी एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, और जब तक आप डायरेक्शन को करंट को नहीं बताएंगे, जब तक आप लोग कैलकुलेशन में उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जो करंट है वो क्या है, फिर स्केलर और वेक्टर आप लोग पता करके आए होंगे। तो मैं बताता हूँ, करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। सही बात है कि नहीं है। तो हमारी जो हेडिंग है वो आज की वो यही है कि जो करंट होता है वो एक टेंसर क्वांटिटी है। तो करंट इज़ ए टेंसर क्वांटिटी, ये आपके पास इसकी हेडिंग होगी। करंट एक टेंसर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो ये टेंसर क्या होता है। एक्चुअल में ये ऐसी स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपसे कहे कि करंट क्या है, तो आप कहेंगे करंट जो होता है वो टेंसर क्वांटिटी है। और अगर मान लो टेंसर ऑप्शन में नहीं है, स्केलर और वेक्टर ही है, तो आप कहेंगे करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये स्केलर है, क्वांटिटी है, लेकिन इसमें डायरेक्शन पाई जाती है। ठीक है, ऐसी स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होती है, तो आप कहेंगे सर स्केलर क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन आती है तो उसी को तो वेक्टर बोलते हैं। सही बात है, लेकिन वेक्टर लॉ फॉलो होना चाहिए। यहाँ पर वेक्टर लॉ फॉलो नहीं होता है। वेक्टर लॉ फॉलो नहीं होता है मतलब क्या है, मतलब कि वेक्टर सम नहीं लगेंगे। अगर एक करंट इधर से आ रहा है, सही बात है कि नहीं, एक इधर से आ रहा है, तो उसके अंदर नेट करंट जो है वो डायरेक्शन के आधार पे नहीं निकालेंगे, मतलब उनके अंदर वेक्टर लॉ नहीं लगाएंगे, वेक्टर सम नहीं लगेंगे। कि ये नहीं कि भाई √I1² + I2² + 2I1 I2 cos थीटा रिजल्टिंग करंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एल्जेब्रिक सम होता है। एल्जेब्रिक मतलब इधर से 1 एम्पियर आया, इधर से 1 एम्पियर आया, इधर से 3 एम्पियर आया, इधर से 3 एम्पियर आया, तो मिलाकर इधर कितना जाएगा। मैंने कहा 1 और 3 कितना हो गया, 4 एम्पियर हो गया। सिंपल एल्जेब्रिक सम होगा यहाँ पर। इसका मतलब ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। अगर ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है तो इसका मतलब हम इसे वेक्टर नहीं कहेंगे। ओके, तो हमारे पास जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला कि जो करंट है वो एक्चुअल में क्या है। तो मैं कहूँगा करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, बट इट पजेस डायरेक्शन, डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी को ही हम क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं। ओके और नोट ओके। चूँकि करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक टेंसर क्वांटिटी है, इसका मतलब इट नॉट फॉलो वेक्टर लॉ। एंड वेक्टर लॉ। ओके, करंट हमेशा एल्जेब्रिक सम दिखाता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। जैसे करंट जो होता है वो फॉलो एल्जेब्रिक सम, लेकिन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन का मतलब है क्या है, यहाँ पर ये समझाता हूँ मैं कि आप करंट को डायरेक्ट जोड़ लो, लेकिन डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए। जैसे मैंने कहा कि मान लो आपके पास एक करंट है 2 एम्पियर यहाँ पर, ठीक है जी, और 3 एम्पियर यहाँ से आया, तो मैंने कहा भाई यहाँ कितना आएगा करंट। तो आप कहेंगे कि देखो ऐसा है कि 2 एम्पियर यहाँ से आया, इसका मतलब कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं, तो टोटल इधर ही जाएंगे। यस और नो, या इधर से ही आएंगे, जो भी है। तो यहाँ पर जो करंट आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा 2 + 3 यानी 5 एम्पियर। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्शन देखी कि इन दोनों के करंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो ये ऐड होंगे।
तो एल्जेब्रिक सम कर लिया मैंने इनका, वेक्टर लॉ नहीं लगाया कि इनके बीच में एंगल क्या है, ये सब नहीं देखा मैंने। ओके और नोट ओके, नोट कीजिए। इसका मतलब मैं ये समझा चुका कि करंट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है विद डायरेक्शन, और ऐसी क्वांटिटी को हम टेंसर बोलते हैं। तो ये वेक्टर सम रूल और वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, सो नॉट ए वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, सो नॉट ए वेक्टर, ये वेक्टर नहीं है। नोट कर लिया आपने। अब देखो इसके अंदर आगे की कहानी को देखते हैं अपन और आगे। अगर मैं कहूँ कि एग्जांपल लेता हूँ मैंने कहा कि मान लो आपके पास यहाँ से 3 एम्पियर करंट है, वो फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर 1 एम्पियर इधर जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा। तो आपने कहा कि देखो यहाँ से 3 एम्पियर करंट आया, उसमें से 1 एम्पियर इधर जा रहा है, तो बाकी बचा हुआ 2 एम्पियर इधर जाएगा। तो यहाँ जाएगा 3 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर, यानी कितना एम्पियर, 2 एम्पियर। इसी प्रकार अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, ठीक है, ये आपके पास एक वायर है, दिसम, अगर यहाँ से 3 एम्पियर करंट इधर आ रहा है और यहाँ पर 7 एम्पियर करंट जा रहा है, तो बताओ यहाँ का करंट क्या होगा। ठीक है, तो आप जान रहे हो कि यहाँ 3 एम्पियर आ रहा है और यहाँ 7 जा रहा है, इसका मतलब 4 एम्पियर करंट इधर से आया होगा। तो पहली बात तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। तो हमारे पास जो करंट आ जाएगा यहाँ पर, वो करंट आ जाएगा 7 - 3 यानी कि 4 एम्पियर, और वो भी इस डायरेक्शन में। ओके और नॉट ओके। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, यही बच्चों आगे जाकर किरचॉफ्स का जंक्शन रूल कहलाता है, और वो मैं भी और अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन 1 मिनट थोड़ा रुक जाओ, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, करंट की डायरेक्शन उससे अपोजिट डायरेक्शन में हम कंसिडर करते हैं, जिन्हें हम होल्स कहेंगे। यहाँ होल्स को मैं ना प्रोटॉन्स मानूंगा, ठीक है ना। ऐसे ही मतलब थोड़ा सा उसको क्या करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको प्रोटॉन्स मान लेंगे या पॉजिट्रॉन मान लेंगे, ठीक है ना। पॉजिट्रॉन अपन कहेंगे भाई पॉजिट्रॉन इधर चल रहे हैं। तो देखो एक्चुअल में जो करंट की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट, वो क्या है। देखो बड़ा आसान है, आप समझो। मैं कहता हूँ कि मान लो एक तार है, तो उस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इधर हो रहा है। जैसे मान लो ये एटम्स है, देखो ये एटम्स है आपके पास, है ना, ये एटम्स है। एक बार गौर करना बच्चों, ये एटम्स है आपके पास। अब मैंने कहा कि मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो होल यहाँ आ जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये होल यहाँ चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये होल यहाँ चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो होल यहाँ चला जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जो होल्स होते हैं वो इस डायरेक्शन में चलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों, ठीक है ना, और जो होल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है ना, ये इधर चल रहे हैं, है ना। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो भी हमेशा इसी डायरेक्शन में होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट in डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात है कि नहीं। यानी हम ये भी कह सकते हैं डैट इज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ होल्स। यहाँ पर अपन सिंप्लिसिटी के लिए होल्स को अपन इक्विवेलेंट मान लेते हैं, इक्विवेलेंट टू पॉजिट्रॉन। क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है तो बच्चों होल जो है यहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ जितना नेगेटिव चार्ज आ रहा है उतना इधर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन के बराबर जो चार्ज होता है पॉजिट्रॉन का वो बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिट्रॉन है इनका चार्ज बराबर है। इसका चार्ज अगर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, तो इसका चार्ज प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ओके और नॉट ओके, समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो मैं कह सकता हूँ कि जिधर करंट चलता है उधर उतने ही पॉजिट्रॉन चलते हैं, उतना ही चार्ज चलेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन चलेंगे। ओके और नॉट ओके। लेट मी टू एन एग्जांपल। मैंने कहा कि मान लो एक वायर है, ये एक वायर है, इसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इस तरफ,
तो आप कहोगे 3 एम्पियर करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो I बराबर क्या लिखाया था आपको मैंने, NE/T। तो आप कह सकते हो कि I अगर 3 एम्पियर है तो N निकाल सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19/1 से। क्यों? क्योंकि ये करंट जो होता है वो पर सेकंड में जो फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही होते हैं। तो आपके पास N आ जाएगा बच्चों, इसको अपन 3.2 एम्पियर मान लेते हैं, ठीक है ना, ताकि थोड़ा जल्दी आ जाए आंसर। ठीक है, 3.2 एम्पियर करंट इधर चल रहा है, तो यहाँ पर अपन 3.2 लिखेंगे। तो देखो बच्चों ये कट जाएगा, तो आपके पास 2 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि 2 इंटू 10⁻19 पॉजिट्रॉन आ गए। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस तरफ इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि 2 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर जा रहे हैं। या फिर अपन ऐसा भी कह सकते हैं 2 इंटू 10⁻19 पॉजिट्रॉन इधर जा रहे हैं। ओके और नोट ओके, समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरी बात? नोट कीजिए इसको। अब इतना समझने के बाद इसका मतलब हम यहाँ पर एक चीज़ समझ गए कि हमारे पास, देखो समझो बच्चों, इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर मान लो इधर चल रहे हैं तो हम कहेंगे उतने ही पॉजिट्रॉन इधर चल रहे हैं, होल्स जिनको बोलते हैं अपन, वैकेंसीज। अब देखो मैं आपको वो चीज़ समझाता हूँ कि मान लो आपके पास में फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ गया हो, तो समझ में आ ही गया। तो यहाँ पर मैं किरचॉफ्स जंक्शन रूल लिखने वाला हूँ बच्चों। किरचॉफ जंक्शन रूल क्या होता है वो यहीं पे लिखेंगे अपन, जब अपन ने समझ लिया किरचॉफ जंक्शन रूल। किरचॉफ ने ये कहा था कि भाई जो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज रिसाइड नहीं करता, यानी कि जो चार्ज होता है वो किसी पॉइंट पर रिसाइड नहीं करता, वो हमेशा फ्लो करता रहता है। जैसे मैंने कहा कि मान लो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से एक जंक्शन है, ये जंक्शन है आपके पास, ये जंक्शन है। मैं कहता हूँ यहाँ से 1 एम्पियर करंट आया, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आया। अगर बच्चों यहाँ से 1 एम्पियर करंट आ रहा है और यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो यहाँ कुछ नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ पर भी कुछ नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन आ रहे हैं। तो यहाँ से जब वो ई प्लस यहाँ से जाएंगे, जितने यहाँ से ई प्लस जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो इधर ही तो जाएंगे। या यूँ मैं कहूँ कि 1 एम्पियर अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, 1 एम्पियर करंट इधर जा रहा है, तो 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 6.25 इंटू 10⁻18 होते हैं। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 एम्पियर में वो कितने होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसमें उसके डबल जा रहे हैं, तो वो आए कहाँ से? वो इधर से ही तो आए होंगे, यस और नो। तो उन्होंने कहा था कि भाई अगर 1 एम्पियर करंट इधर आ रहा है, 2 एम्पियर करंट इधर आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा? 3 एम्पियर जाएगा। यानी सम ऑफ करंट एट एनी पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल टू 0। ओके और नॉट ओके? अगर आ रहा है उसको मैं प्लस लेता हूँ, तो जा रहा है उसको क्या लूँगा? माइनस लूँगा। तो इसने कहा था कि किरचॉफ ने कि भाई जो नेट सम है, नेट एल्जेब्रिक सम होगा, नेट एल्जेब्रिक जो सम होगा करंट का एट एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। ये कहा था किसने? किरचॉफ ने। नहीं, यानी कि समीशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। अगर आने वाला करंट है वो अगर मैं +1 एम्पियर लेता हूँ, यहाँ पर +2 एम्पियर लेता हूँ, तो जाने वाले को -3 एम्पियर लूँगा। सही बात है कि नहीं है? तो इसका जो सम है वो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। देखो आप, ओके और नॉट ओके? इसका मतलब इसने ये कहा था कि चार्ज कैन नॉट रिसाइड एट एनी पॉइंट इन वायर। चार्ज कभी कहीं रुकता नहीं है, पॉइंट इन वायर। चार्ज हमेशा जितना फ्लो हो रहा है तो हर पॉइंट पे उतना ही फ्लो होता रहेगा। और ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये एक्चुअल में क्या होती है कि लाइन होती है एक बच्चों की, उसमें एटम बैठे होते हैं बच्चों की जगह, और बच्चे अगर लड्डू का ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। और हर जगह पे अगर मान लो कहीं किसी जगह पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हर जगह पे 10-10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा। कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन रुकेंगे नहीं। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक्सेलरेट नहीं होंगे। चलो इसको फटाफट नोट कीजिए प्लीज़। तो यहाँ पर अपने पास में ये जो चीज़ें समझ में आ गई, ये चीज़ें अपन यूज़ करेंगे बच्चों जगह जगह पर। छोटी मोटी बातें हैं, अपन समझ सकते हैं, ठीक है कि नहीं? और इन चीज़ों को हम क्या करेंगे बच्चों? यूज़ करेंगे।
जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एम्पियर करंट, पहले तो आप लोग यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एम्पियर करंट, तो आप यहाँ पर मैं कहता हूँ कि I बराबर क्या होता है आपके पास, Q/T होता है। आप इसे NE/T लिखते हो, नो डाउट। अगर मैं 1 एम्पियर यहाँ लिख रहा हूँ और N में निकालना चाहता हूँ पर सेकेंड में, तो यहाँ पर 1 लिख दूंगा। तो यहाँ पर बच्चों इसको सोल्व करने से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मतलब कहीं पर भी मैं अगर 1 एम्पियर करंट भेज रहा हूँ, इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन वहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब अगर किसी एक वायर के अंदर अगर मैं कहता हूँ कि करंट 1 एम्पियर इधर जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 6.25 इंटू 10⁻18 पॉजिट्रॉन यानी होल्स इधर जा रहे हैं। एक ही बात है। ओके और नोट ओके, ये तो हमने यहाँ से सीखा, इसको नोट कीजिए। जंक्शन रूल पे एक क्वेश्चन कर देते हैं। देखो कितना इजी तरीके से चल रहा है। बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार से आप बिल्कुल जो है बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। बिल्कुल किसी प्रकार का आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। आपको किसी बुक को रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं, जो स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है आप उसे करें। एक क्वेश्चन मैंने आपको और दे दिया। मैंने कहा कि भाई देखो यहाँ से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, ठीक है जी, यहाँ से आ रहा है 2 एम्पियर, अब यहाँ पर जा रहा है 1 एम्पियर। तो बताओ यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होगी। आप जानते हो कि किसी भी एक पॉइंट पर जो टोटल सम होता है करंट का वो 0 होता है, यस और नो। तो आप इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बराबर आउटगोइंग करंट भी बोल सकते हो। तो आप किसी तरह से कर सकते हो। तो समीशन ऑफ करंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। सो आने वाले को प्लस ले लेते हैं, 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, जाने वाले को माइनस ले लेते हैं, -1 एम्पियर, ठीक है ना, -1 एम्पियर, और इसको अपन आई बोल देते हैं। ये भी तो जा ही रहा है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस से माइनस कट गया तो आपके पास 4 एम्पियर आ गया। वैसे अपन ऐसे नहीं लगाएंगे, अपन सिंपल सी बात इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा कि भाई यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, तो कितना आया 5। 5 में से 1 इधर गया तो बाकी बचा हुआ 4 इधर से जाएगा। गॉट इट? ओके बच्चों, नोट कीजिए। बच्चों मैं अब आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो आपसे मैंने कहा कि एक रेजिस्टेंस होगा जो ऑब्स्ट्रक्शन इन पाथ होता है, ठीक है ना, वो भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। आप बिल्कुल छोटी मोटी चीज़ें तो आप जानते ही हैं। मैंने कहा कि मान लो आपके पास 5 एम्पियर करंट जो है वो इधर से आया और ये 2 पाथ में जा रहा है। एक तरफ ये रहा, ये 2 पाथ हैं बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल फ्री पाथ है एकदम, है ना। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, यहाँ जो है कितना है 4 ओम है। ये रेजिस्टेंस है आपके पास। तो मैंने आपसे यहाँ से करंट पूछा, ये I1 और ये I2। आप जानते हो कि जो करंट है वहाँ यहाँ कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा, कुछ हिस्सा यहाँ जाएगा। तो मैंने पूछा भाई इधर कितना जाएगा और इधर कितना जाएगा। तो बहुत आसान काम है, चलो मैं इसको भी आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। पहली बात तो ये बताओ, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट होती है। रुकावट ज़्यादा किधर है, यहाँ पर ज़्यादा रुकावट है। अगर यहाँ रुकावट ज़्यादा है इसका मतलब यहाँ से करंट कम जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम फ्लो होंगे। क्यों? क्योंकि देखो जैसे मैंने कहा कि एक भीड़ है, भाग रही है दुक 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 दुक। एक रास्ता बिल्कुल साफ सा दिख रहा है और एक रास्ते के अंदर खूब सारे शेर खड़े हैं। तो जो भीड़ है वो एकदम से जो ऐसे मान लो खूब सारे जो गाय हैं वो भाग रही है या भैंस भाग रही है, तो जहाँ शेर होंगे उधर से कट के दूसरी तरफ कटने की भागने की, अपने रास्ता निकाल लेंगी। यस और नो? तो यहाँ पर देखो, यहाँ तो क्या है कि ज़्यादा रुकावट है, यहाँ कम रुकावट है, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। यस और नो? तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है उसका जो उल्टा होगा वो करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं, मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या कहेंगे कि जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है ना उधर करंट कम जाएगा। इसका मतलब करंट इज लेस इन मोर रेजिस्टेंस। ये आपके पास कुछ साबित करने के लिए आपके सामने आ चुका है कुछ, कि भाई करंट जो होता है वो लेस जाता है मोर रेजिस्टेंस के अंदर। इसका मतलब I1 और I2 का जो रेशियो होगा वो 1/R यानी कि 1:4 और 1:2 होगा। सही बात है।
अगर मैं इसको 4 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा आपके पास में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:2। इसका मतलब I1/I2 इज इक्वल टू 1:2। ठीक है ना, ये आपके पास में इसका मतलब आप यहाँ लिख सकते हो क्या कि I1/I2 जो होगा वो 1:2 है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि टोटल पार्ट्स अगर मैं 3 करता हूँ तो 3 में से 1 पार्ट इधर जाएगा, 2 पार्ट इधर जाएंगे। देखो 1:2 का मतलब क्या है कि अगर इधर करंट अगर मैं I1 को 1 एम्पियर मानता हूँ तो I2 को मुझे 2 एम्पियर यानी इसका डबल मानना पड़ेगा। तो आपको कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाने आते होंगे। अब मैं देखो I1 आपको लिख के दिखा रहा हूँ, I1 कितना होगा। डायरेक्ट आपको ये हमेशा ध्यान रखना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके काम आएगा। और यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको डायरेक्शन के आधार पर सिखा रहा हूँ कि देखो बच्चों, इसकी तुलना में इधर रेजिस्टेंस दुगना है तो करंट आधा हो जाएगा। सही बात है, नहीं करंट का जो रेशियो है 1:2 हो गया। अब देखो यहाँ टोटल भाग कितने हो गए, 1 और 2 कितना हो गया टोटल। देखो जब भी आपको रेशियो ऐसे होता है तो अपन टोटल भाग कितने मान लेते हैं, 3। तो टोटल पार्ट्स 3 है, उसमें से I1 कितना है, 1 है। तो 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट इसके अंदर जाएगा। देखो अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ करंट है वो इधर जितना जाएगा इधर उसका दुगना जाएगा। इसका मतलब टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 3। ये चीज़ तो मैंने आपको बहुत बार सिखाई है और ये चीज़ आप अच्छे से समझ लो कि टोटल पार्ट अगर हमारे पास 2 और 1 कितने रेशियो जब भी दे रखा होता है तो अपन ऐसे तो ऐड करते हैं। 2 और 1 और 2 कितना हो गया, 3 में से 1 इसका है, 2 इसका है। तो 3 में से 1 इसका है तो बताओ 5 में से कितना होगा, वो आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5/3 एम्पियर। और I2 को अब तुम खुद बोलने की कोशिश करो कि टोटल पार्ट्स 3 है तो 3 में से I2 कितना है, 2। तो 3 में से 2 जाते हैं तो 5 एम्पियर में से 10/3 यानी 10/3 एम्पियर जाएगा। बेटा आप इन दोनों को ऐड करके देख लो, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा वापस से, यही 5 एम्पियर है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। जो 5 एम्पियर है वो इस तरीके से इसके अंदर डिवाइड हो जाएगा। बच्चों नोट कर लीजिए इसको। मुझे लगता है कि अब एक क्वेश्चन आप भी कर सकते हो, यहाँ पर करोगे, नोट करो पहले इसको। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आगे तार जो है वो आपस जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा है, ये चीज़ें जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इस डेट क्लियर और नोट डायरेक्ट भी करना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है जी। अब देखो आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इस पर। ये क्यों, आराम से करो, कहाँ दिक्कत है, अपन को कहीं भाग के थोड़ी जाना है। जैसे मैंने कहा कि भाई ये आपके पास जो रेजिस्टेंस है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। अब इधर करंट जा रहा है I1, इधर जा रहा है I2 और इधर कितना जा रहा है I3। I1 I2 I3 बताना आपको। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस 3 ओम है, यहाँ 5 ओम है और यहाँ 7 ओम है। चलो तुम तो मुझे यही बता दो सबसे ज़्यादा किधर है, सबसे ज़्यादा किधर है, बताओ सबसे ज़्यादा किधर है। भाई सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इधर है तो इधर करंट सबसे कम आएगा, इधर करंट सबसे ज़्यादा जाएगा। चलो ठीक है जी, वापस से 10 एम्पियर हो जाएगा, ये तो बात कोई दिक्कत है नहीं। अब मुझे आप ये बताओ, देखो रेजिस्टेंस के अंदर से क्या है, करंट फ्लो होता है। जैसे मान लो यहाँ पर 10 एम्पियर का अगर करंट आ रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, इस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कितने, 6.25 × 10⁻18 × 10, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं तो इतने इधर से आ रहे होंगे, वही बटकर अलग अलग इधर से वापस कंबाइन हो जाएंगे। ओके और नॉट ओके, ओके। मैंने बोला भाई कैलकुलेट I1 I2 एंड I3। तो सबसे पहले तो वही फंडा लगाएंगे अपन कि I1:I2:I3 इनके रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी 1:3:1:5:1:7। किसी ऐसे नंबर से इनको मल्टीप्लाई कर लें जिससे कि ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो 30 इसमें कितना कर सकते हैं अपन, बताओ, जिसमें सभी को अपन अगर यहाँ पर किसी एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें जिससे सभी का आंसर आ जाए तो बताओ क्या होगा। बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें सभी का डिवाइड जाता है, टेल मी। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अपन सिंपल बना लेते हैं। यहाँ 6 ओम कर लेते हैं और यहाँ पर वापस से 3 ओम कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। ये चीज़ें हैं आपके पास। तो 1:6:3। वैसे तो ये ऐसे नंबर लेने में और मज़ा आता है, लेकिन चलो एक बार इससे करके देख लेते हैं अपन। तो ये आपके पास है तो बताओ इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लें, 6 से। तो 2:1:2। ओके और नोट ओके, ये आपके पास में आ गया करंट का रेशियो। अब टोटल कितना है, देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं। देखो अब I1 पूछूँ मैं आपसे तो टोटल कितना हो गया, 2 और 2 और 1 5, 5 भाग हो गए। 5 में से 2 इससे इसके हैं तो 10 एम्पियर में से कितना, 4 एम्पियर इधर जाएगा। अब अगर I1 4 एम्पियर है तो ऑब्वियस सी बात है, इधर 3 ओम है, इधर भी 3 ओम है, तो ये भी
4 एम्पियर हो जाएगा देखो, और ये 2 एम्पियर हो जाएगा बाकी बचा हुआ। लेकिन चलो अपन ऐसे ही करते हैं। और ये कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 10 एम्पियर, तो देखो ये 2 एम्पियर आ रहा है। तो ये अब एक बार जब आप लोगों को, अब यहाँ पर ये 2 है, टोटल 5 हैं, 5 में से 2 हिस्से इसके हैं, तो 10 एम्पियर में से 2/5 हिस्सा कर देंगे। तो ये देखो आपके पास टोटल मिला के कितना आ गया देखो 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर जो है वो इस तरीके से डिवाइड हो गया। ओके और नोट ओके, नोट कर लीजिए बच्चों, फटाफट नोट कीजिए इसको। जैसे मैंने कहा कि मान लो आपके पास 11 एम्पियर करंट है, वो आपके पास यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस के अंदर से जा रहा है, ठीक है। ये आपके पास पहला रेजिस्टेंस है, ये आपके पास दूसरा रेजिस्टेंस है, और ये आपके पास तीसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। जो रेजिस्टेंस है जो मैंने पहले लिए थे वही लूँगा मैं, 3 ओम, यहाँ पर 5 ओम, और यहाँ पर मैं 2 ओम ले लेता हूँ बच्चों, ठीक है ना। ये आपको मैंने दे दिया। अब 7 ओम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी बच्चों। ये I1 है, ये I2 और ये क्या है I3 है। आप जानते हो यहाँ पर फिर से 11 एम्पियर ही जाएगा, हाँ है ना। मैंने I1 I2 और I3 पूछा आपसे, तो आप लोगों का आंसर अब आप खुद कीजिए स्क्रीन को रोक कर, ठीक है। स्क्रीन को रोक कर क्वेश्चन करने की कोशिश करो बच्चों। कैलकुलेट I1 I2 एंड I3। हाँ जी बच्चों, बताओ आंसर्स। तो देखो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर आपके पास में कहानी ये है कि आप I1 I2 और I3 का जो रेशियो होगा वो इनके रेजिस्टेंस के, यानी जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उधर करंट कम जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ऐसे 1/5:1/2, सही बात है। करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो ओम्स लॉ आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि V बराबर क्या था I इंटू आर, तो I बराबर V/R होता है। अगर मैं ड्राइविंग फोर्स सेम मान लूँ तो I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा बच्चों, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर ये आपके पास रेशियो, अभी इसको सोल्व करें तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो जिसमें सबका डिवाइड जाता हो। तो 5 3 जा 15 इंटू 2 कितना हो गया 30 हो गया, तो 30 से कर लेते हैं। तो बच्चों ये तो आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा आपके पास में 30 है, तो ये आपके पास कितना आ गया 6, सही बात है कि नहीं। और ये कितना आ गया आपके पास 15, ओके और नॉट ओके, सही बात है। ये आपके पास रेशियो आ गया। तो देखो टोटल आपके पास I1 कितना होगा, तो I1 कितना होगा, देखो टोटल जोड़ लो, 16 और 15 31 हो गए, सही बात है। तो 31 में से इसका कितना हिस्सा है 10, तो 11 एम्पियर का 10/31 जो हिस्सा है वो यहाँ आएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 110/31 एम्पियर। I2 कितना हो जाएगा, टोटल देखो 6 हिस्से इसके हैं, कितने में से 31 में से, तो 11 एम्पियर में से कितना हो जाएगा, तो ये 66/31 एम्पियर हो जाएगा, ओके और नॉट ओके, सही बात है। और जो I3 है बच्चों वो फिर से कितना आ जाएगा 15/31 इंटू 11 एम्पियर, तो ये भी आपके पास रिमेनिंग एम्पियर आ जाएगा, ओके और नॉट ओके। तो ये आपके पास में जो कहानी है वो आप लोगों के पास एम्पियर के अंदर आ गई। तो बच्चों ये था करंट की बात, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे इसकी एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की, जिसे हम करंट डेंसिटी कहते हैं। तो पहले आप ये नोट कीजिए, अब अपन बात करेंगे किसकी, करंट डेंसिटी की। तो बच्चों अब अपन बात करेंगे डायरेक्शनल। एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछे कि करंट क्या है, तो करंट को बोलेंगे आप स्केलर क्वांटिटी, और करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है जी। तो इसका एक्चुअल में जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए करंट की जो डायरेक्शन है वो अपन करंट डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी का मतलब तो आप जानते ही हो, डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया में जो चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूनिट एरिया बोलते हैं अपन। तो हमारे पास अब आती है कौन सी कहानी, करंट डेंसिटी। बहुत ही सिंपल सी कहानी है इसकी भी, करंट डेंसिटी की भी, बिल्कुल ईजी, ठीक है जी। देखो आप एक्चुअल में करंट डेंसिटी क्या होती है, सबसे पहली बात तो इसको अपन किससे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई जे। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से,
ठीक है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सही बात है कि नहीं। और इट इज़ डिफाइंड एज करंट ही होता है ये एक्चुअल में, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, पर यूनिट नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो बच्चों, तार जितना, देखो इसके अंदर क्या होता है, करंट डेंसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंपल सी कहानी यूज़ की है कि हम जे बराबर आई अपॉन ए लिखेंगे पहली बात तो, ठीक है। अब यहाँ जो ये एरिया है वो क्या है, ये एक्चुअल में बच्चों परपेंडिकुलर नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल एरिया है बच्चों ये। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मैंने कहा कि मान लो आपके पास ये तार है, तार आप जितना ज़्यादा मोटा लेंगे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी उतना ही ज़्यादा होगा और उसमें नंबर ऑफ आइटम्स भी उतने ही ज़्यादा पाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ये ए है, ये एरिया है क्रॉस सेक्शनल, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ये परपेंडिकुलर, यानी जो करंट मान लो इधर जा रहा है ऐसे, तो इसका जो परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन है, जैसे मान लो ये करंट है तो इसका इस तरह से जो परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो हम लेते हैं। अब हम जानते हैं कि एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें से करंट भी फ्लो ज़्यादा होगा। तो करंट डेंसिटी हमने बना रखी है पर यूनिट एरिया, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो क्रॉस सेक्शन है उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, डेट इज़ नोन एज करंट डेंसिटी। आपको मैं ये बता दूं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, वोज डायरेक्शन इज, जिसकी डायरेक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट के रूप में, यानी कि वोज डायरेक्शन इज इन ए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। देखो, अब जिधर करंट की डायरेक्शन होती है बच्चों उधर ही किसकी डायरेक्शन है, एरिया की। सही बात है कि नहीं, क्योंकि ये एरिया वेक्टर है। आप जानते हो एरिया वेक्टर क्या होता है, जब भी अपन कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं तो उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है उसको हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। तो ये एरिया वेक्टर है, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इस एरिया की वैल्यू ए है और इसका वेक्टर, ये जो यूनिट वेक्टर है वो इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर इधर है। ओके और नोट, ओके नोट कीजिए बच्चों इसको। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर अपन जे को क्या लिखेंगे, वेक्टर लिखेंगे। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और ए को भी क्या लिखेंगे, वेक्टर लिखेंगे बच्चों। नोट कीजिए इसको। नाउ ये चीज़ अपन यहाँ पर और अच्छे से लिख लेते हैं। करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी कुछ नहीं है, पर यूनिट एरिया से जो निकलने वाला करंट है, पर यूनिट एरिया से मतलब पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से। जैसे मान लो 4 एम्पियर करंट जा रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 5 मीटर स्क्वायर है, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी वो अपन अभी कैलकुलेट करके देखेंगे। इसका और अच्छे से कंसेप्ट बनाते हैं, पहले इसका डायरेक्शन का चर्चा थोड़ा सा और कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है, तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि मान लो आपके पास ये एक वायर है, ठीक है ना बच्चों, और इस वायर के अंदर इधर करंट जा रहा है आई, तो एक परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसका एरिया वेक्टर इधर है, इन दोनों की डायरेक्शन ऐसे होती है। तो आप यहाँ पर जे को क्या लिखोगे बच्चों, आई अपॉन ए। तो आई को आप क्या लिख सकते हो, जे और ए। अब मैं आपसे कहूँगी इनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं तो इनमें प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट लगाऊँ या क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊँ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों वेक्टर हैं और इनके प्रोडक्ट से एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, उसका स्केलर प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। ओके और नॉट ओके। ये देखो आप लोग कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जे इंटू ए इंटू कोस थीटा। ओके और नॉट ओके। देखो अब यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों के बीच में देखो डायरेक्ट थीटा कितना है, 0 है, तो जे इंटू ए हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा आपके पास। यस और नो। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास में जो करंट है वो इधर जा रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पर करंट कितना जा रहा है, 3 एम्पीयर जा रहा है, 3 एम्पीयर यानी आई जा रहा है, चलो। और यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस तरीके से एरिया इधर है ऐसे। तो आप कहेंगे कि देखो करंट अगर इधर है, अगर करंट इधर है तो एरिया वेक्टर भी इधर ही लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये एरिया नहीं चाहिए, हमें इसका परपेंडिकुलर एरिया चाहिए। तो इधर कितना हो जाएगा बच्चों, ये अगर थीटा एंगल पे है तो इधर कितना हो जाएगा, ए कोस थीटा। तो हम यहाँ पर जे को क्या लिखेंगे, आई अपॉन ए कोस थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि जिस डायरेक्शन में करंट है उसके अगर उस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन नहीं है
ऐसे दे रखा है किसी एंगल पे, तो हमें उसका परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन ही लेना है हमेशा, यानी हमेशा ये वाला एरिया लेना है और ये वाला एरिया लेना है। तो इस एरिया का जो कंपोनेंट है जो इस तरफ होगा वो a cos थीटा होगा, तो a cos थीटा लेंगे। मैंने बताया था करंट और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो देखो ये सेम डायरेक्शन में होगा तो एरिया परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके और नॉट ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई बराबर फिर से j cos थीटा आ रहा है, देखो ओके और नॉट ओके, ठीक है जी, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये नोट कीजिए प्लीज़। अब चलो इस पर क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। तो ये एक बेसिक कहानी थी किसकी, करंट की और करंट डेंसिटी की। आई होप आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अगर मैं कहता हूँ कि इफ़ 3 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू 0.2 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, देन करंट डेंसिटी। तो बच्चों ये जो आपके पास कहानी है इसके अंदर करंट डेंसिटी की, तो देखो आप अच्छे से जानते हो कि 3 एम्पियर करंट जो है वो एक क्रॉस सेक्शन से जा रहा है, और ये क्रॉस सेक्शन कितना है बच्चों, ये है 0.2 मीटर स्क्वायर। तो 0.2 मीटर स्क्वायर से अगर इतना करंट जा रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर से कितना जाएगा, डेट इज़ नोन एज करंट डेंसिटी। परपेंडिकुलर एरिया, ये डायरेक्शन नहीं दे रही तो परपेंडिकुलर ही मानूंगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 15 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी पर मीटर स्क्वायर से 15 एम्पियर जाएगा। यहाँ 3 एम्पियर जा रहा है इतने मीटर स्क्वायर से, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर लेंगे तो उसमें से 15 एम्पियर जा रहा है, डेट इज़ नोन एज करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी दे रहा है मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो आपका करंट डेंसिटी होता है। ओके ठीक है जी बच्चों, इसको नोट कीजिए प्लीज़।